नमस्कार दोस्तों और प्यारे मित्रों, मैं पोखरराम बामणिया और आप देख रहे हैं बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्म। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्म। देखिए, हम प्लांटी जगत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्लांटी जगत में हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म ये 4 वर्ग पढ़ लिए। अब प्लांटी जगत का जो लास्ट वर्ग है जिसको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, उसके बारे में हम अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें विकास क्रम की, तो सबसे पहले जो वर्ग हमने पढ़ा है थैलोफाइटा, वो प्लांटी किंगडम का या पादप जगत का सबसे निम्न वर्ग है या सबसे कम विकसित वर्ग था। और ये सबसे लास्ट जो वर्ग है, ये सबसे ज़्यादा विकसित वर्ग होता है जो कि आवर्तबीजी है। अब देखिए, इसकी यदि हम बात करें तो ये वेल डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा विकसित या सर्वाधिक विकसित वर्ग है वो पादपों का यह होता है। फेनेरोगैम्स, क्या ये? फेनेरोगैम्स मतलब पुष्पीय पौधे, इनमें पुष्प पाए जाते हैं। हमने पहले डिस्कस किया कि 3 वर्ग जो है वो अपुष्पीय के हैं, 2 वर्ग पुष्पीय के हैं। पुष्पीय का इससे पहले वाला जिम्नोस्पर्म था, अब एंजियोस्पर्म है। आवर्तबीजी को एंजियोस्पर्म कहा जाता है। एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ, स्पर्म का मतलब बीज। बीज इसमें ढके हुए होते हैं, मतलब बीजों के ऊपर क्या? फल का आवरण पाया जाता है। इसका मतलब ये जो पौधे होते हैं इनमें बीज है वो किस में पाए जाते हैं? फलों के अंदर पाए जाते हैं। बीज नग्न नहीं होते हैं। इससे पहले जिम्नोस्पर्म ने बात की थी, बीज नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, उनमें फल नहीं होता। फल नहीं होता इसका मतलब अंडाशय भी नहीं होता। तो यहाँ पर बीज तो बनेंगे, बीज है वो किस में पाए जाएंगे? फलों के अंदर पाए जाएंगे। तो फल बनेंगे, इसका मतलब इनमें अंडाशय भी पाया जाता है। अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है। तो पुष्पीय पौधे हैं, अपुष्पीय पौधे हैं, तभी तो ये बीज और फल की बात आती है। यदि पुष्प नहीं होता तो बीज और फल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो बीज है वो फल के अंदर पाए जाते हैं, सीड इन है वो फ्रूट्स। ओवेरी प्रेजेंट, अंडाशय इसके अंदर उपस्थित होता है, ओवेरी इसमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो ओवेरी है उसी से बाद में किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है, या अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है। प्लांटी किंगडम का सबसे विकसित वर्ग है। 25,000 जातियां पाई जाती है। इस वर्ग के अंदर 25,000 पादपों की जातियां पाई जाती है। और ये सभी जो जातियां हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट फॉर अस मतलब मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जातियां होती है। सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म के पौधे है वो जल में, थल में, सभी जगह, मरुस्थल कह दो आप, अंटार्कटिक कह दो, बर्फीले क्षेत्र कह दो, सभी जगह पाए जाते हैं। सभी जगह पाए जाते हैं। 6,000 मीटर की ऊंचाई तक मिल सकते हैं। डेजर्ट मरुस्थल के अंदर है, अंटार्कटिक क्षेत्र है, मतलब सभी जगह पाए जाते हैं। इसमें छोटे पौधे आएंगे, शाख, झाड़ी, वृक्ष सभी सम्मिलित है। बिल्कुल छोटे पौधे वो भी आ जाएंगे, यहाँ तक कि जो झाड़ी लेवल के वो भी इसमें आएंगे, और बड़े जो वृक्ष है वो भी इसके अंदर आएंगे। अब इसकी यदि बात करें तो एक छोटा पौधा है जिसका नाम है वुल्फिया। पौधे का नाम है वुल्फिया। छोटे से छोटा पौधा वुल्फिया से लेकर यूकेलिप्टस जो 114 मीटर लंबे पौधे होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं या इसमें पाए जाते हैं। वास्तविक जड़, तना और पत्तियां पाई जाती है। इससे पहले हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा था, उसके अंदर भी वास्तविक जड़, तना, पत्ती पाई जाती है। तो ये उससे भी विकसित है, तो इसमें जड़, तना, पत्तियां पाई जाती है। जाइलम और फ्लोएम, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन उनमें जाइलम है तो उसके अंदर वाहिका नहीं थी, और फ्लोएम है तो उसके अंदर सहकोशिका नहीं थी। लेकिन इसमें है वो जाइलम और फ्लोएम के सभी अवयव पाए जाते हैं, मतलब 4-4 कोशिकाएं जो पाई जाती है वो सब इसके अंदर पाई जाती है। पादपों का बिगेस्ट वर्ग है, सबसे बड़ा वर्ग है। प्लांटी किंगडम का ये सबसे बड़ा वर्ग है। वनस्पति जगत का ये सबसे बड़ा वर्ग है। छोटे से छोटा पौधा और बड़े से बड़े पौधा इसके अंदर मिलता है या पाया जाता है। मुख्य पादप का है, इसका स्पोरोफाइट होता है, टूवेन होता है, द्विगुणित होता है, या इसको हम बीजाणुद्भिद कहते हैं। तो जो मुख्य पौधा होता है वो बीजाणुद्भिद होता है या स्पोरोफाइट होता है। आवर्तबीजी पौधों में जनन, रिप्रोडक्शन की बात करें तो आवर्तबीजी पौधे तो वेल डेवलप्ड पौधे हैं, तो इनमें कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन सभी पाए जाते हैं। तो जो कायिक जनन है यह पाया जाता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है, और लैंगिक जनन भी पाया जाता है। अब ये जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन के बारे में बात करें, ये जनन, वैसे जनन के बारे में हम कक्षा 12 में पढ़ेंगे, अलग से चैप्टर दे रखा है, लेकिन यहाँ पर सिंपल जानकारी दे रखी है तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं।
तो अलैंगिक जनन के लिए इन पौधों के अंदर पुष्प पाए जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो लैंगिक अंग होते हैं वो क्या होते हैं, पुष्प होते हैं। इसको हम आवर्तबीजी पौधों के अंदर लैंगिक अंग कह सकते हैं। और ये जो पुष्प होता है ये रूपांतरित प्ररोह होता है। प्ररोह, जो परांकुर से प्ररोह का निर्माण होता है, वो जो प्ररोह है वो रूपांतरित होकर किसका निर्माण करेगा, पुष्प का निर्माण करेगा। अब देखो पुष्प के यदि हम विभिन्न प्रकार के भाग पढ़ें तो पुष्प के जो भाग है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, आवश्यक भाग और सहायक भाग। आवश्यक भाग मतलब ये जरूरी है, इसको जनन भाग भी बोला जाता है। पुष्प का काम क्या है, जनन करना, तो यह भाग जरूरी है, जनन भाग जरूरी है। यदि जनन भाग नहीं है तो उस पुष्प का कोई औचित्य नहीं है। तो देखिए आवश्यक भाग जिसको जनन भाग भी कहा जाता है, इसका काम क्या है, जनन में भाग लेना या जनन की क्रिया करना या युग्मकों का निर्माण करना। दूसरा ये सहायक भाग है। अब ये सहायक भाग क्या करेगा, पुष्प का मुख्य काम क्या है, जनन करना। अब ये जनन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ये जो सहायक भाग है ये जनन में हेल्प करेंगे। अब हेल्प कैसे करेंगे, ये जो जनन भाग है या जो पूरा पुष्प है इसकी सुरक्षा करने का कार्य करेंगे। जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो सहायक भाग के पास है। इसके अलावा जो परागण है, परागण की जो क्रिया होती है, परागण में हेल्प या परागण में जो सहायता करने का कार्य भी सहायक अंगों के द्वारा किया जाता है। अब ये जो परागण में सहायक की हमने बात की है और ये जो सहायक भाग है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, बाह्य दल और दल। बाह्य दल देखो नाम से स्पष्ट है, बाह्य दल का मतलब ये सबसे बाहर पाया जाता है, और दूसरा है दल, तो सबसे बाहर पाया जाता है बाह्य दल और बाह्य दल से अंदर की ओर पाया जाता है दल। तो इस तरह से बाह्य दल और दल ये दो इस पुष्प के अंदर है वो सहायक भाग होते हैं। अब देखिए एक पुष्प के अंदर जितने बाह्य दल होते हैं, 1 2 3 4 5, इन सब को मिलाकर हम बाह्य दल पुंज कहते हैं, बाह्य दल पुंज। और एक पुष्प के अंदर जितने भी दल होते हैं इन सब को मिलाकर हम दल पुंज कहते हैं। तो बाह्य दल और दल, बाह्य दल पुंज और दल पुंज, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जनन भाग। जनन भाग के अंदर इनको भी दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे, एक नर भाग दूसरा मादा भाग। अब नर और मादा दोनों होने चाहिए, तो एक नर भाग है और दूसरा मादा भाग है। अब एक पुष्प के यदि चारों भाग है, ये चारों भाग उस पुष्प के अंदर पाए जाते हैं, तो ऐसा जो पुष्प होता है उसको हम पूर्ण पुष्प कहते हैं, कंप्लीट पुष्प। पुष्प के चारों भाग यदि पुष्प के अंदर पाए जाते हैं तो ऐसे पुष्प को हम पूर्ण या कंप्लीट पुष्प कहते हैं। अब देखिए जो नर भाग है ये दूसरा मादा भाग है। नर भाग को हम पुंकेसर कहते हैं, नर भाग को क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे, और मादा भाग को क्या कहेंगे, स्त्री केसर कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आवश्यक भाग है, जो जनन भाग है, वो पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। अब ये पुंकेसर, एक पुष्प के अंदर जितने पुंकेसर, अब पुंकेसर एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो जितने पुंकेसर है सबको मिलाकर हम क्या कहेंगे, पुमंग। जैसे मान लो एक पुष्प के अंदर 2 4 5 10 पुंकेसर पाए जाते हैं, सबको मिलाकर हम क्या कहेंगे, पुमंग। और स्त्री केसर भी ज्यादा हो सकते हैं, तो सभी स्त्री केसर को मिलाकर हम क्या कहेंगे, जायांग कहेंगे। क्लियर है। अब ये जो पुंकेसर वाला भाग है, पुंकेसर की संरचना के बारे में बात करें तो पुंकेसर की संरचना में 3 भाग पाए जाते हैं, परागकोश, योजी और पुतंतु। इसी तरह से जायांग की बात करें तो इसमें भी 3 भाग पाए जाते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आवश्यक भाग है पुमंग और जायांग, इनके भी आगे 3 भाग होते हैं। अब देखिए डायग्राम के अंदर ये पुष्प है, पुष्प किसी शाखा से जुड़ा हुआ है, एक वृंत के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इसको पुष्प वृंत बोला जाता है। इससे आगे वाला भाग थोड़ा फूला हुआ होता है, इस फूले हुए भाग को हम क्या कहते हैं, फूले हुए भाग को पुष्पासन बोला जाता है। इसके बाद में पुष्प के विभिन्न प्रकार के भाग शुरू होते हैं। सबसे बाहर कौन सा, बाह्य दल, इससे अंदर कौन सा, दल, फिर कौन सा, पुंकेसर, और फिर सबसे अंदर की ओर होता है स्त्री केसर। तो पुष्प के चारों भाग इस हिसाब से ध्यान रखने हैं, सबसे बाहर बाह्य दल, उससे अंदर दल, उससे अंदर पुमंग, और सबसे अंदर है वो जायांग पाया जाता है। तो इस तरह से जो आवश्यक भाग होते हैं वो व्यवस्थित रहते हैं। अब यदि हम इसके तीनों भागों की बात करें, जैसे
पुंकेसर की बात करें तो पुंकेसर में परागकोश, योजी और पूतंतु। तो ये जो ऊपर वाला भाग है, ये पालीवत संरचना दिख रही है, इसको हम कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। और ये जो परागकोश, ये जो बीच वाला भाग है, इसको हम कहते हैं पूतंतु। क्या कहते हैं? पूतंतु। ये इसका भाग पूतंतु कहलाता है। अब ये पूतंतु और परागकोश को जोड़ने के लिए बीच में जो संयोजी ऊतक पाया जाता है, इसको योजी या संयोजी या कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। इसी तरह से यदि हम जायांग की बात करें, स्त्री केसर की बात करें, तो ये बीच वाला जो भाग है, ये क्या है? ये स्त्री केसर है, स्त्री केसर। अब यदि हम स्त्री केसर की संरचना देखें तो ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है, जो कि प्याले नुमा होता है, प्याले नुमा, ये क्या करेगा? परागण के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने का कार्य करेगा। इसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। वर्तिकाग्र मतलब वर्तिका का अग्रभाग, जो पराग कणों को परागण के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने का कार्य करेगा। दूसरा, ये जो नलिकाकार भाग है, नलीनुमा भाग है, इसको वर्तिका कहा जाता है। क्या कहते हैं? वर्तिका। और वर्तिकाग्र, वर्तिका, और नीचे ये जो फूला हुआ भाग है, इस फूले हुए भाग को हम कहते हैं अंडाशय। फूले हुए भाग को अंडाशय बोला जाता है। और अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं बीजांड। तो अंडाशय के अंदर जैसे ये एक और दूसरा, ये दो अंडप है, और इनके अंदर पाए जाते हैं बीजांड। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो मादा भाग है, मादा भाग के अंदर जो नीचे की ओर फूला हुआ भाग होता है, वो अंडाशय कहलाता है, और अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं बीजांड। जब जनन की क्रिया कंप्लीट हो जाएगी, जब जनन की क्रिया समाप्त हो जाएगी, तो ये जो बीजांड है, ये बीजांड किस में कन्वर्ट होगा? बीजांड से तो बन जाएगा बीज। और ये जो अंडाशय है, बीजांड की जो कवरिंग है, ये जो अंडाशय है, इससे किसका निर्माण होगा? फल का निर्माण होगा। ये लैंगिक जनन के बाद में, लैंगिक जनन हो गया, उसके बाद में ये बाह्य दल हट जाएंगे, दल भी हट जाएंगे, पुमंग ये भी हट जाएंगे, वर्तिकावर्त ये भी सब हट जाएंगे। ओनली जो अंडाशय है वो फल का निर्माण करेगा, और जो बीजांड है वो किसका निर्माण करेगा? बीज का निर्माण करेगा। हम पुंकेसर की संरचना की बात करें, पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 3। पहला जो भाग है ये है परागकोश, परागकोश, दूसरा है योजी, और नंबर 3 है पूतंतु। तो देखिए, पुंकेसर का जो इंपॉर्टेंट भाग होता है वो परागकोश ही होता है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि जो पराग कण है, इसका निर्माण इस परागकोश के अंदर ही होता है। पराग कण का जो निर्माण है, इसका जो है वो परागकोश के अंदर होता है। अब ये जो परागकोश है, सामान्यतः ये जो परागकोश है, ये द्विपालीवत संरचना होती है। द्विपालीवत का मतलब क्या है? 2 पालियां पाई जाती है, और एक पाली में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। इस तरह से इसमें कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। अब देखिए, जो परागकोश है, इस परागकोश को लघु बीजाणु धानी कहते हैं, और इसके अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है। जो केंद्र के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है, और यह लघु बीजाणु मात्र कोशिका है वो 2n होती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, और किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणु का निर्माण होगा, माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा, लघु बीजाणु का निर्माण होगा। इस प्रोसेस को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लघु बीजाणु जनन। परिभाषा क्या हो जाएगी? लघु बीजाणु धानी के अंदर पाई जाने वाली लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होना? लघु बीजाणु का निर्माण होना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। और ये जो लघु बीजाणु हैं, इसी से बाद में क्या बन जाएंगे? परागकण, या हम इसी को ही परागकण बोलते हैं, इसी को ही हम नर युग्मकोद्भिद बोलते हैं। अब परागकण का निर्माण हो गया, मतलब ये नर युग्मक है, और इसका जब परागण की क्रिया होगी, परागण की क्रिया होने के बाद ये जो परागकण हैं, ये स्त्री केसर के वर्तिकाग्र वाले भाग पर स्थानांतरित होंगे। उसके बाद में क्या होगा? परागकणों का
अंकुरण होगा और इसी के साथ में एक पराग नली का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? पराग नली का निर्माण होगा और इस पराग नली के अंदर 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये इसका पराग कोष वाला भाग हो गया। नेक्स्ट जो योजी है, यह योजी पराग कोष को पूतंतु से जोड़ने का कार्य करता है और जो पूतंतु है ये एक तंतुनुमा संरचना होती है और ये जो तंतुनुमा संरचना होती है यह संरचना इस पुंकेसर को बोल दें, पुंकेसर को पुष्प से जोड़े रखने का कार्य करती है। इस तरह से ये हुई पुंकेसर की संरचना। स्त्री केसर की, स्त्री केसर जो मादा जनन भाग है। अब मादा जनन भाग है तो इसके भी 3 भाग है। पहला है वर्तिकाग्र, क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र। दूसरा है वर्तिका और नंबर 3 है अंडाशय। तो इस तरह से स्त्री केसर के 3 भाग हो गए। वर्तिकाग्र के बारे में बात करें तो ये वर्तिकाग्र क्या करेगा? परागण के दौरान पराग कणों को ग्रहण करेगा। परागण के दौरान ये क्या करेगा? पराग कणों को ग्रहण करता है। प्याले नुमा भाग होता है ताकि जब इसके ऊपर पराग कण गिरेंगे, हवा से, जल से, जिस माध्यम से गिरेंगे तो उसको ग्रहण करने का कार्य करेगा ताकि वो बाहर नहीं गिरे। और जब यहाँ पर परागकण रहेंगे तो पराग कणों में अंकुरण होगा और अंकुरण के साथ ही एक पराग नली का निर्माण होगा। तो पराग नली का निर्माण है वो वर्तिकाग्र के ऊपर होता है। नेक्स्ट है वर्तिका। वर्तिका है वो ये वर्तिकाग्र और अंडाशय इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है और एक पाइप नुमा संरचना होती है, एक नलिकाकार संरचना होती है ताकि इसमें से यहाँ पर जैसे परागकण गिरे हैं, इन्होंने जो पराग नली का निर्माण किया है ये पराग नली इसमें से होकर आगे जा सके, या हम ये कहें कि पराग नली को आगे जाने का रास्ता उपलब्ध करवाने का कार्य किसका है? वर्तिका का होता है। तीसरा जो भाग है वो है अंडाशय। अंडाशय जो है ये स्त्री केसर का सबसे नीचे वाला फूला हुआ भाग होता है, घड़े के तरह का होता है। यह बाद में किसका निर्माण करता है? फल का निर्माण करता है। इसके अंदर पाए जाते हैं बीजांड और ये बीजांड है वो बीज का निर्माण करते हैं। अब इस तरह से जब परागण की क्रिया हुई उसके बाद में यहां परागकण गिरे हैं तो इन्होंने बीजांड के बारे में, बीजांड कहाँ पाया जाता है? बीजांड अंडाशय के अंदर पाया जाता है। ये जो बीजांड है इस बीजांड को हम गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु बीजाणुधानी। और इस गुरु बीजाणुधानी के अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। तो परिभाषा गुरु में बात करें तो गुरु बीजाणुधानी के अंदर जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती है उनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण होना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। गुरु बीजाणु को हम मेगा स्पोर कह सकते हैं या कहते हैं। अब देखिए जो ये 4 गुरु बीजाणु हैं, 4 में से 3 गुरु बीजाणु तो नष्ट हो जाते हैं और एक जो गुरु बीजाणु है वो जो बचता है उसको हम कहते हैं सक्रिय गुरु बीजाणु। ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है इसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन होने से किसका निर्माण होगा? भ्रूण कोष का निर्माण होगा। अब ये जो भ्रूण कोष है ये भ्रूण कोष ही मादा युग्मकोद्भिद होता है या मादा युग्मक होता है। हम इसको ये कह सकते हैं कि यह मादा युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है या यही मादा युग्मकोद्भिद होता है। अब देखिए एक जो भ्रूण कोष का निर्माण हुआ है, यदि हम भ्रूण कोष की बात करें, भ्रूण कोष में या उसकी संरचना की बात करें तो उसके अंदर ये जैसे बीजांड द्वार वाला सिरा है, ये निभाग वाला सिरा है। बीजांड के अंदर एक तरफ जैसे देखिए बीजांड इस तरह से इसके चारों ओर कवर होता है इस तरह से, तो यहाँ पर बीजांड में एक छिद्र होता है, इसको हम बीजांड द्वार कहते हैं। तो जिधर छिद्र होता है इसको बीजांड द्वार कहेंगे। तो उसके सामने वाला जो सिरा होता है उसको निभाग बोला जाता है। क्या बोलते हैं? निभाग बोलते हैं। इस तरह से
बीजांड के 2 सिरे हो जाते हैं, तो उसी तरह से जो भ्रूण कोश है इसके भी 2 सिरे हो जाएंगे। एक सिरा कौन सा, बीजांड द्वार की ओर, दूसरा कौन सा, निब्बाग की ओर। तो इसको हम कहेंगे बीजांड द्वारीय सिरा, इसको हम कहेंगे निब्बागीय सिरा। हम भ्रूण कोश की बात करें तो भ्रूण कोश के अंदर कितनी कोशिकाएं होती है और कितने केंद्रक होते हैं। तो एक प्रारूपिक जो भ्रूण कोश होता है उस भ्रूण कोश के अंदर कोशिकाएं होती है 7। तो 7 तो होती है कोशिकाएं और केंद्र कितने होते हैं, 8 केंद्रक पाए जाते हैं। एक प्रारूपी भ्रूण कोश के अंदर 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो 7 कोशिकाएं हैं इसमें से 3 कोशिकाएं निब्बाग वाले सिरे की ओर होती है, इनको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाता है या एंटीपोडल सेल कहते हैं। तो ये हो गई 3 कोशिकाएं। तो प्रतिमुखी कोशिकाएं कितनी होती है, 3। और जो बीजांड द्वार वाला सिरा है इधर 3 कोशिकाएं पाई जाती है। इन 3 कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, अंड उपकरण या अंड समुच्चय कहते हैं। अब ये जो 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि इसमें एक बीच वाली कोशिका बड़ी होती है, इसको अंड कोशिका कहा जाता है। और ये जो अंड कोशिका है इसी को हम कहते हैं मादा युग्मक। क्या कहते हैं, मादा युग्मक। जो नर युग्मक है वो इस अंड कोशिका से संश्लेषित होता है और निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। इसके दोनों ओर, इधर और इधर दोनों ओर एक एक सहायक कोशिका पाई जाती है। इस तरह से अंड कोशिका संख्या में होती है 1, सहायक कोशिका संख्या में कितनी होती है, 2। ये 2 सहायक कोशिकाएं, ये एक अंड कोशिका, तीनों मिलकर अंड समुच्चय या अंड उपकरण का निर्माण करती है। तो इस तरह से जो अंड उपकरण है या अंड समुच्चय है इसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक अंड कोशिका होती है और 2 सहायक कोशिका होती है। इनके ऊपर तंतु रूपी समुच्चय पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं। जो जब पराग नलिका आएगी बाहर से तो वो बीजांड द्वार वाले सिरे से अंदर प्रवेश करेगी, तो उसकी दिशा को प्रेरित करने के लिए इन कोशिकाओं के ऊपर तंतु पाए जाते हैं, इसलिए इसको अंड समुच्चय या अंड उपकरण कहा जाता है। साथ ही साथ इसको तंतु रूपी समुच्चय भी कहा जाता है। और जो ये भ्रूणकोश है इसके केंद्र वाले भाग के अंदर 2 केंद्रकों के संयोजन से एक द्वितीय केंद्र का निर्माण होता है। अब इसमें कोशिका तो ये एक है लेकिन केंद्र कितने हैं, 2, इसलिए इसको ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, जब निषेचन की क्रिया होगी उस समय जो अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि 2 नर युग्म बनते हैं। तो ये जो 2 नर युग्म होते हैं, एक नर युग्मक इस अंड कोशिका से मिलेगा, दूसरा जो नर युग्मक वो इस द्वितीय केंद्रक से संश्लेषित होगा या मिलता है। इस तरह से इन पादपों के अंदर क्या होगा, एक नर युग्मक अंड कोशिका से, दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संश्लेषित होता है। इसलिए आवर्तबीजी पादपों के अंदर दोहरा निषेचन पाया जाता है या द्विनिषेचन पाया जाता है। अब अंड कोशिका से जब केंद्रक या अंड कोशिका से जब नर युग्म मिलेगा तो इससे तो युग्मनज का निर्माण होगा और इससे वो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण होगा और उसके बाद में प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण होगा और इससे बाद में भ्रूणपोष बनेगा। तो इस तरह से ये जो स्त्री केसर या बीजांड की संरचना हो जाती है। परागण की प्रोसेस है। परागण किसे कहेंगे, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। अब जैसे ही पराग कण वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित होंगे पराग कणों का अंकुरण होगा, अंकुरण से एक पराग नली का निर्माण होगा और इस पराग नली के अंदर 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। अब देखिए ये जो 2 नर युग्मक है, एक नर युग्मक किससे संलयित होगा, अंड कोशिका से। अब ये जो नर युग्म होते हैं ये एन होते हैं, अगुणित होते हैं। तो ये अंड कोशिका एन है और एक नर युग्मक वो भी अगुणित है। इन दोनों के मिलने से जाइगोट का निर्माण होगा जो कि 2n होता है और इस जाइगोट में फिर समसूत्री विभाजन होगा, उससे क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा या एम्ब्रियो का निर्माण होगा। इस तरह से यहाँ पर यह पहला निषेचन संपन्न होता है, प्रथम निषेचन, जिसको सत्य निषेचन भी कहा जाता है। अब जो प्रथम निषेचन संपन्न हुआ है उसी समय जो दूसरा नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्रक से मिलेगा। द्वितीय केंद्रक जो कि 2n है या पहले से ये द्विगुणित है। अब इससे जो कोशिका बनेगी इससे है वो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। अब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है तो द्वितीय केंद्रक 2n था, एक नर युग्मक और जुड़ा तो ये हो जाएगी त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या PEN एक संरचना का निर्माण होता है जो त्रिगुणित होती है
और इससे बाद में प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, और इससे है वो बाद में भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और ये जो भ्रूणपोष होता है ये इस भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा। ये भ्रूणपोष पोषण का कार्य करेगा। इस तरह से यहां पर भी नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना हुआ, यहां पर भी नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना हुआ। अब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलेगा तो उस प्रोसेस को निषेचन कहेंगे। तो ये पहले संपन्न होता है, हमने कह दिया प्रथम निषेचन या सत्य निषेचन। प्रथम निषेचन ये हुआ, दूसरी बार ये निषेचन हुआ, इसको हम कहते हैं दूसरा निषेचन। अब निषेचन जब भी होता है तो जाइगोट और भ्रूण का निर्माण होता है। तो जाइगोट और भ्रूण का निर्माण तो इसमें हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सत्य निषेचन। दूसरा है, ये दूसरे वाला निषेचन है, इससे किसका निर्माण हो रहा है? भ्रूणपोष का निर्माण हो रहा है। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भ्रूणपोष है वो पोषण प्रदान करने का तो कार्य करेगा ही, लेकिन इसकी जो गुणिता होती है वो त्रिगुणित होती है। यदि कभी सवाल पूछा जाए कि अंड कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या मान लो 22 है, तो उस पौधे का जो भ्रूणपोष है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो आपको पता है अंड कोशिका तो होती है n और ये होता है 3n, तो कितनी हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। मतलब अंड कोशिका में 22 है तो उसमें भ्रूण कोश के अंदर 66 गुणसूत्र पाए जाएंगे। तो इस तरह से ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कोशिकाओं की गुणिता होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप वो प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आवर्तबीजी जो पौधे होते हैं, इन पौधों का एक विशेष लक्षण होता है दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है S.G. नवास्चिन। वैज्ञानिक का नाम है S.G. नवास्चिन। इन्होंने है वो इस द्विनिषेचन की खोज की थी। इस तरह से जो द्विनिषेचन की क्रिया है वो आवर्तबीजी पादपों का एक विशेष लक्षण होता है। देखिए, इससे पहले हमने जिम्नोस्पर्म के बारे में बात की। जब हमने जिम्नोस्पर्म के बारे में बात की तो उस समय हमने बोला था कि वहां पर भी भ्रूणपोष का निर्माण होता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर भी भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो उसमें और इसमें अंतर क्या है वो देख लीजिए। यहां पर जो भ्रूणपोष है इसका निर्माण इस द्वितीय निषेचन के बाद में होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर भ्रूणपोष पहले से बना होता है। या हम कहें कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो भ्रूणपोष है वो निषेचन से पहले बन जाता है। दूसरा अंतर और मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर यह है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो भ्रूणपोष होता है वो अगुणित होता है, जबकि यहां पर जो भ्रूणपोष है ये त्रिगुणित होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है नीट एग्जाम के लिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, मतलब अच्छे से अच्छा क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि जो जिम्नोस्पर्म का भ्रूणपोष है वो अगुणित होता है, जबकि एंजियोस्पर्म का जो भ्रूणपोष है वो त्रिगुणित होता है। इसका निर्माण जो दूसरा निषेचन होगा उसके बाद होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पहले ही हो जाता है। तो इस तरह से ये जो दोहरा निषेचन है या द्विनिषेचन है, यह जो घटना है यह आवर्तबीजी पौधों का विशेष लक्षण होता है। तो आवर्तबीजी पौधों के अंदर पाया जाने वाला जो विशेष लक्षण है जिसको हम द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं, उसके बारे में बात हुई। अब ये जो भी बोर्ड के ऊपर मैटर लिखा गया है, छोटे छोटे कई सवाल इसमें ऐसे बनते हैं। अच्छे से अच्छे एग्जाम के लिए कई अच्छे अच्छे सवाल इस बोर्ड के ऊपर है। आप इसमें यहाँ से सवाल लिया जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन लिया जा सकता है, ये बनता है, यहाँ पर ये बनेगा, प्रथम निषेचन में क्या बनता है, दूसरे निषेचन में क्या बनता है, द्विनिषेचन क्यों कहते हैं, द्विनिषेचन की खोज किसने की, आदि क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यदि हम आवर्तबीजी पौधों के वर्गीकरण की बात करें तो आवर्तबीजी पौधों को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। पहला जो वर्ग है उसको हम कहते हैं एक बीजपत्री और दूसरा है द्विबीजपत्री। तो आवर्तबीजी पौधों को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब ये नाम से स्पष्ट है, एक बीजपत्री मतलब इनके बीजों में एक बीजपत्र होता है, तो इनमें एक बीजपत्र पाया जाता है। द्विबीजपत्री है, इसमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। उदाहरण है गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल, दूब घास आदि। अब इसमें द्विबीजपत्री की बात करें तो सरसों, आम, चना, सूर्यमुखी, मटर आदि, ये इसके उदाहरण हैं।
अब इनमें यदि हम और अंतर की बात करें या इनके लक्षण की बात करें तो पत्तियों के अंदर समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, जबकि इसमें वो जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। देखिए जैसे मान लो बाजरे की पत्ती है तो बाजरे की पत्ती ऐसी होगी, समानांतर शिराएं पाई जाएगी, ऐसे समानांतर शिरा विन्यास। बाजरे में ऐसा होता है, मक्के के अंदर ऐसा होता है, ये एक बीजपत्री पौधों में। अब यदि पत्ती द्विबीजपत्री हो तो उसमें पत्ती ऐसी पाई जाती है। इस तरह से शिराएं क्या करती है, एक जाल का निर्माण करती है। तो ये तो है समानांतर शिरा विन्यास, ये है जालिकावत शिरा विन्यास। तो इस तरह की पत्तियां पाई जाती है, एक बीजपत्री में ऐसी होती है, द्विबीजपत्री में ऐसी होती है। तने की बात करें तो तने की जो आंतरिक संरचना है, एक बीजपत्री के अंदर तने की आंतरिक संरचना में संवहन बंडल बिखरे हुए होते हैं, जबकि वो वलय के अंदर पाए जाते हैं, एक वलय का निर्माण करते हैं। जड़ की बात करें तो एक बीजपत्री के अंदर जकड़ा मूल पाई जाती है, द्विबीजपत्री के अंदर मुसला मूल पाई जाती है। देखिए एक बीजपत्री के अंदर ऐसी जड़ होती है, मतलब जितनी भी जड़ें हैं वो सब एक ही स्थान से निकलती है। उदाहरण के लिए बाजरा के अंदर ऐसा होता है। लेकिन मुसला मूल की बात करें तो एक जो मुख्य मूल है जिसको प्राथमिक मूल कहते हैं, ये है प्राथमिक मूल, इससे निकलेगी वो द्वितीयक मूल, इससे निकलेगी वो तृतीयक मूल, फिर निकलेगी वो चतुर्थक मूल। इस तरह से एक मूल का जड़ों का जाल बन जाता है, तो इसको हम कहेंगे मुसला मूल। तो ये मुसला मूल है और ये जकड़ा मूल है। बाजरे के पौधे को उखाड़ कर देखते हैं तो ऐसा लगता है, और ये जो पौधे हैं इनको उखाड़ेंगे, जैसे मान चने के पौधे उखाड़ा तो उसमें जड़ें ऐसी होती है। ये हम प्रैक्टिकली रूप से देख सकते हैं कि बाजरे का पौधा चूंकि एक बीजपत्री है उसमें ऐसी जड़ें पाई जाती है। बाजरे के पौधे को उखाड़ कर देखेंगे तो उसमें जड़ें इस तरह से पाई जाती है। यदि हम इसमें से कोई पौधा लें, जैसे सरसों का ले लिया, चने का ले लिया, सूर्यमुखी का ले लिया, उस पौधे को उखाड़ कर यदि हम जड़ें देखते हैं तो वो इस तरह की पाई जाती है। यदि ऐसी जड़ें हैं तो जकड़ा मूल है, ऐसी है तो मुसला मूल है। अब जड़ के अंदर यदि संवहन मंडल की बात करें तो एक बीजपत्री के अंदर संवहन मंडलों की संख्या अधिक होती है, 6 से 20 तक होती है, या संख्या अधिक होती है। द्विबीजपत्री के अंदर ये 4 से 6 ही पाए जाते हैं। इसके अलावा पुष्पांग की बात करें, बाह्य दल और दल की बात करें तो एक बीजपत्री के अंदर ये जो पुष्पांग होते हैं ये 3 या 3 के गुणज में होते हैं, 3 या 3 के गुणज में, जिसको हम 3 का समुच्चय बोल सकते हैं, या 3 होंगे या फिर 6 होंगे। लेकिन जो द्विबीजपत्री है इनके जो पुष्पांग होते हैं ये 4 या 5 के समुच्चय में होते हैं, या 4 होंगे। भाई 4 का मतलब बाह्य दल 4 तो दल भी 4, बाह्य दल 5 तो दल भी 5। इस तरह की व्यवस्था इनमें पाई जाती है। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो के अंदर जो प्लांटी जगत का सबसे बड़ा वर्ग और सबसे जो विकसित वर्ग है उसके बारे में पढ़ा। हमने सबसे पहले आवर्तबीजी क्या है वो जाना, इसके बाद इसके सामान्य लक्षण, इसके बाद इसकी आंतरिक संरचना, और मेन इसके अंदर जो लैंगिक जनन के अंग होते हैं पुष्प, और उसके जो अंग है उससे दोहरा निषेचन का जो प्रोसेस है वो पूरा हमने पढ़ने का प्रयास किया। इस तरह से हमने आज के इस वीडियो के अंदर आवर्तबीजी पौधों को पूरे तरीके से पढ़ने का प्रयास किया या उसको पढ़ा। देखिए यदि आपने इस पाठ के पॉइंट टू पॉइंट बात की है तो हमने सबसे पहले बात की थी पादपों का वर्गीकरण, मतलब पादप जगत बहुत बड़ा है इसलिए हमने पादप के वर्गीकरण के बारे में अलग से बात की। इसके बाद में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी हमने पॉइंट वाइज बात की है। यदि आप शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो अच्छे से देखते हैं तो आपका ये जो चैप्टर नंबर जो 3 है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा एग्जाम की दृष्टि से। और यह जो चैप्टर है यह आपके एनसीईआरटी बेस्ड बायो का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में अभी हम हालांकि 11th बायो की बात कर रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर का जो मैटर है वो आप 12th की जब बायो पढ़ोगे वहां पर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन वाला जो पार्ट है उसको आप अच्छे से समझ पाओगे। यदि आपने यहाँ पर अच्छे से तैयारी नहीं की, अच्छे से नहीं समझे, तो जो 12th में आपका पाठ है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। और हमने जो पढ़ा है इस दौरान जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने उसी समय उसी बिंदु पर उसको मेंशन किया है। तो इस तरह से आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।